ओके, तो लास्ट क्लास में जो था, लास्ट क्लास में हमने हमारा टॉपिक कवर कर लिया था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। लास्ट टॉपिक हम चैप्टर का करने जा रहे हैं इवेपोरेशन। तो देखो, कल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मैटर को क्या स्टेट चेंज करने के लिए हमेशा ही हीट देनी पड़ेगी, हमेशा ही ऊष्मा देनी पड़ेगी, या उसको उसके स्टेट चेंज करने के लिए हमें उसका प्रेशर हर बार बदलना पड़ेगा। तो देखो, हम अपने नॉर्मल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से हम ऐसा बता देते हैं कि जैसे कि हम अगर वाटर को खुला छोड़ दें, जल को हम खुला छोड़ दें, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसके वेपर्स बनने लग जाते हैं। धीरे धीरे उसके वेपर्स, या हम बोले वाष्प, उसके बनने लग जाते हैं। ठीक है। गीले कपड़े जो भी होते हैं हमारे, हम जब छत पे गीले कपड़े खुले में सुखाते हैं तो हमारे कपड़े भी सूख जाते हैं। ठीक है। तो इनमें एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमें एक बात पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं या पदार्थ के जो कण हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो भी हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, गति में होते हैं वो हमेशा। ठीक है, कभी नहीं रुकते। और एक टेम्परेचर पर क्या होता है, एक टेम्परेचर पर जैसे गैस चेंज हो रही है, किसमें, लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इनकी क्या होती है, मोशन होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। और जब लिक्विड की अगर हम बात करें तो कुछ सतह पर या कुछ सरफेस पर इतनी तेज जो है इनका मोशन होता है लिक्विड की, कुछ स्टेट्स ऐसी आती है जहाँ पर मोशन बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है, जो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जो बल लगाते हैं, अट्रैक्शन जो फोर्स है, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है। और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स हो जाते हैं फ्री। ठीक है। तो जैसे कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट या हम क्वथनांक की बात करें, उससे कम टेम्परेचर पर, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, उससे कम टेम्परेचर पर अगर जो वाटर है, वाटर बदल जाए वेपर्स में, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वाष्पीकरण। तो नॉर्मल अगर हम वैसे बताएं तो देखो, हम ऐसा कह सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कि जो नॉर्मल, जैसे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, उससे कम टेम्परेचर पर, कि हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर हम उसको दे नहीं रहे, उसे सन से या अदर किसी चीज़ से उसको टेम्परेचर मिल रहा है, तापमान मिल रहा है। ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, फिर जो लिक्विड है उसके बन रहे हैं वेपर्स। तो ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इवेपोरेशंस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, the phenomena of change of a liquid into vapors. The phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as, या बोल सकते हैं is known as vaporization या evaporation, हम बोल दें evaporation। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। इसके बाद जो मेन है, हमें इसमें जो पढ़ना है मेन, वो हमारा है, पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कि इवेपोरेशन जो है उसको कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, कारक की, कि किस किस कारक की वजह से जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो होता है, किसकी वजह से ज़्यादा होता है, किसकी वजह से कम होता है, ये सब बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया,
कहने का मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जगह ज़्यादा कर देने पर, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस या वाष्पीकरण की जो भी प्रक्रिया होती है वो पृष्ठीय होती है, मतलब सतही होती है वो, ठीक है, सरफेस फिनोमेना होता है वो। तो अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे कि सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर तो हमने बढ़ा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो ज़्यादा होगा, जल्दी भी होगा, ठीक है। वाष्पीकरण का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम घरों में क्या करते हैं, अपने कपड़े जो हैं, जो गीले कपड़े हैं हम उनको सुखाते हैं, तो हम खुले में सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल खुली जगह में अगर उनको सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम एक दूसरे के ऊपर उनको डालते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में। तो कहने का मतलब अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा दें किसी भी जगह का तो वहाँ पर इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, कि तापमान बढ़ाने पर, देखो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है कि तापमान बढ़ाएंगे अगर हम, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो बहुत फास्टली मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी जल्दी वो क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। उसकी वजह से देखो अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तापमान को हमने बढ़ा दिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी है या जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत जल्दी क्या होंगे, उनका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत फास्टली फ्री होने लग जाएगा। दैट्स वाई क्या होगा कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है या वाष्पीकरण का जो भी प्रक्रिया है वो क्या होगी, वो भी फास्ट होने लग जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो मैटर के पार्टिकल्स, जो हम मैटर लेकर चल रहे हैं फिलहाल लिक्विड, तो उसका क्या होगा, उसके वेपर्स स्टेट जो है वो बहुत फास्टली बनने लग जाएगी। तीसरी अगर हम बात करें कि अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि नमी बोल दो, नमी या आर्द्रता में कमी, कि नमी या आर्द्रता को हम कम कर दें, उस कंडीशन के लिए पूछ रहे हैं। नमी या आर्द्रता में कमी करने पर क्या होता है, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी की जो हम बात कर रहे हैं या ह्यूमिडिटी आर्द्रता की बात करें कि हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जो जल वाष्प हमारे आसपास के एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं वो होती है ह्यूमिडिटी, नमी। कभी आपने देखा होगा थोड़ा सा बरसात के बाद होने लग जाती है नमी, ठीक है। तो जो जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जो एयर है वो ज़्यादा वाटर वेपर्स, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट नहीं कर पाती, ज़्यादा वाटर वेपर जो है उनको होल्ड नहीं कर पाती जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करें कि अगर देखो वाटर पहले से एनवायरनमेंट में मौजूद है और एनवायरनमेंट की एक लिमिट है कि कितने वो वेपर्स को क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है। तो अगर तो हम क्या कर दें कि हम ह्यूमिडिटी या नमी की मात्रा को अगर हम घटा दें, ह्यूमिडिटी या नमी की मात्रा को हम घटा दें तो हमारा जो इवेपोरेशन है या हम बोलते हैं जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जो है, वाष्पीकरण जो है वो कम होगा, उसका जो प्रोसेस होगा वो कम होगा। आपने देखा भी होगा बरसात के दिनों में कपड़े बहुत देर से सूखते हैं हमारे। वहीं अगर हम तेज़ गर्मी की बात करें तब हमारे कपड़े बहुत फास्ट सूखते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। और वही बरसात के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में। उसके बाद फोर्थ और लास्ट अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कर दें कि ऑन इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड, कि अगर हम कर दें कि भाई वायु की गति, जो वायु की गति है उसमें हम वृद्धि कर दें, वायु की गति में वृद्धि या वायु की गति को हम बढ़ा दें। तो देखो ये तो नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन हम डेली देखते हैं कि जिस दिन ज़्यादा हवा चलती है कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं।
क्योंकि जो वाटर वेपर से वाटर पार्टिकल्स जो है स्मॉल स्मॉल, वो हवा के साथ क्या हो जाते हैं, थोड़े से सराउंडिंग से दूर चले जाते हैं, इस वजह से कपड़े हमारे बहुत फास्ट सूख जाते हैं। तो अगर तो हमने क्या किया है, विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड को हमने बढ़ाया या विंड स्पीड बढ़ गई, तो उस कंडीशन में जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। वायु की अगर गति को बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारे मेन फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से इफेक्ट करते हैं देखें एक बार फिर से, कि एक तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी या नमी को घटाने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा, और लास्ट जो है वो क्या है कि भाई हम विंड स्पीड को बढ़ा दे तो हमारी इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो फास्ट होने लग जाएगी। ओके, उसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, या हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। देखो सिंपल सी बात एक आपको याद रखनी है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। तो नेक्स्ट जो भी है हमारा टॉपिक वो हमारा है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो देखो जैसे कि कोई खुला बर्तन है हमारे पास, खुला मतलब ओपन बाउल टाइप, ठीक है, तो कटोरे के जैसा, तो उसमें अगर वाटर रखा हुआ है, उसमें जल रखा हुआ है, तो क्या होगा कि उसका लगातार जो है इवेपोरेशन है, उसका वाष्पीकरण होता रहता है। कि अगर इस तरह किसी खुले बर्तन में हमने वाटर डाल के रख दिया तो नॉर्मली जो है वो वेपर्स बनते रहेंगे उसके। आप ये करके भी देख सकते हो, आप किसी बर्तन में पानी डाल के, खुले से बर्तन में, जैसे बड़ी कोई प्लेट हो गई या बड़ा कोई बाउल टाइप हो गया, और एक ग्लास में आप डाल के रख के और उनको फैन के नीचे रखो कुछ टाइम के लिए, मतलब लगभग जैसे आप सुबह रखते हो शाम तक उनको रखो फैन के नीचे, तो आप जाके ऑब्जर्व अगर करोगे तो जो खुला बर्तन है उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ होगा, मतलब वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि वेपर्स बन जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्लास के लिए, तो देखो ग्लास का जो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया जो है ग्लास का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी हमने लास्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो अगर हम बाउल की या किसी खुले बर्तन की बात करते हैं तो इवेपोरेशन इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया का ज़्यादा है, और वहीं पर अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से यहाँ पर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो होगा। तो देखो जब वाष्पीकरण जब होता है तो जो ऊर्जा होती है उसे वापस से गेन करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास की जो भी हीट है उसको क्या कर लेते हैं, उसको गेन कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम ऐसा कह देते हैं, ठीक है। जो इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस हुई थी उस एनर्जी को जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन होती है, अब ये जो पार्टिकल्स है इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इनके आसपास की जो हीट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ के आसपास का एरिया क्या हो गया, कोल्ड हो जाएगा। भाई वहाँ से हीट कम हो गई तो कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि एसीटोन जो होता है, नॉर्मली हमारे घरों में नेल पेंट रिमूवर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम उसको हैंड के ऊपर डालते हैं, हमारी हथेली पर अगर उसको डालते हैं हम, तो क्या होता है, देखो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। हमारी हथेली है, जो हमारी पाम है, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो हीट हम बोले या एनर्जी जो भी है वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारी जो पाम है ना, एसीटोन जब हम हैंड पे डालते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारी जो पाम है ना वो हमें कोल्ड फील होती है, हमें ठंडी महसूस होने लगती है। या फिर अगर देखो कोई बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में करते भी हैं सभी के घरों में कि जो लोग होते हैं वो छतों के ऊपर शाम के टाइम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, ठीक है, या खुले ग्राउंड में भी वाटर डालते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा करने पर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, मतलब कि जो वाटर है वो हॉट सरफेस को कूल करने का काम करेगा, क्योंकि जो वेपर्स बनेंगे उसके पास की जितनी भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने सराउंडिंग से गेन कर लेंगे उस एनर्जी को, और उस एरिया को क्या कर देंगे, कोल्ड कर देंगे। तो सिंपल सी बात कि जो कोई पूछे आपसे कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है, तो नॉर्मली इवेपोरेशन के दौरान जो इनकी एनर्जी लॉस होती है तो ये पार्टिकल अपने सराउंडिंग से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आसपास की सराउंडिंग को कोल्ड कर देते हैं। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि देखो कई बार क्या होता है कि हम ग्लास में पानी डालते हैं, ठीक है, हमने फ्रिज का कोल्ड वाटर डाला तो इसके आसपास हमें कुछ
पानी की बूंदें दिखाई देने लग जाती है, इस तरह से थोड़े से पानी जमे हुए दिखने लग जाता है, ठीक है, किसी भी बर्तन में डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि देखो जो हमारे जो एयर में या वायु में हमारे जो भी वाटर वेपर्स है, जो भी पहले से प्रेजेंट है वाटर वेपर्स, वो क्या करते हैं, वो ठंडे पानी में आकर क्या करते हैं, उस लेवल को कम कर देते हैं। और वेपर देखो ये ठंडी एयर, यहाँ से अगर ये एयर में जो वाटर वेपर्स है ये ठंडे जितने भी इस कोल्ड एरिया के अगर हमेशा बोले कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे कि ये वाटर वेपर्स बनने की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देंगे, ठीक है। और जो वाटर है वो जो वेपर्स में बन रहा है वो इसके आसपास के एरिया में कैसे बनना लग जाएगा, वो अभी लिक्विड में वापस अपने लिक्विड स्टेट गेन करने लग जाएगा, जो कि हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट या छोटे छोटे बूंदों के टाइप में नज़र आता है। फिर एक और बात आती है कि जो जो गर्मियों के दिन होते हैं समर्स में, उसमें हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। मोस्टली हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमें गर्मियों के दिनों में कॉटन या सूती कपड़े हमें पहनने चाहिए। तो देखो समर के दौरान क्या होता है, गर्मी के दौरान क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा अगर हम बोले हमारी बॉडी से पसीना निकलता रहता है, ठीक है, या फिर हमें सब बोल दें कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेट होने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी से जो पसीना वो निकलता रहता है तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी को थोड़ी ऐसा बोले हम कूलिंग मिलती है, शीतलता मिलती है। तो हमारे आसपास की हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि जो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन के जो भी प्रोसेस होता है उसके दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर या आसपास से जो भी हैं वो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वो एनर्जी गेन कर लेते हैं वहाँ से आसपास के एरिया से, ठीक है, और उसको किस में बदल देते हैं, उसको वेपर्स में बदल देते हैं, ठीक है। और वो जो एनर्जी हमारी बॉडी से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि हमें कूलिंग फील होती है। तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारा जो पसीना है, हमारी जो स्वेटिंग वो क्या होती है वायुमंडल में या हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं, बहुत आसानी से ही इवेपोरेशन का प्रोसेस उसमें हो जाता है, वेपोराइज हो जाती है फर्स्ट, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं या बीच के क्वेश्चन हैं ये सब आप प्रैक्टिस करना।